जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो नित्य प्रयास करते रहिए। लगातार परिश्रम के साथ जुड़े रहिए। अपने मन को सकारात्मक चीजों से जोड़े रखिए, तो निश्चित रूप से सफलता आपका इंतजार करेगी और आपके कदमों को चूमेगी। तो आज हम करेंगे मुख्य सेविका भर्ती 2022 की सिलेक्शन सीरीज का स्पीड टेस्ट नंबर 2। यहाँ पर आपको 25 प्रश्न मिलेंगे जो काफी महत्वपूर्ण होंगे। आपका पूरा रिवीजन करवा रहे होंगे और कोई भी मॉक टेस्ट करिए, कोई भी स्पीड टेस्ट करिए, कम से कम उसे 2 से 3 बार करिए ताकि वो प्रश्न आपके दिमाग में छपते चले जाए। क्लियर आपको? जब आप उन प्रश्नों को 2 से 3 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों को एग्जाम हॉल में गलत नहीं करेंगे। तो जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं। आप भी जुड़िए, आपको भी फायदा होगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं स्पीड टेस्ट नंबर 2। इससे पहले कि आपका स्पीड टेस्ट शुरू किया जाए, हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ऑफर फीस आपकी 370 रुपए है और आपको इतनी ही फीस देनी है। क्लियर आपको? प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच में आपको 370 में मिलेंगे 30 से 40 फुल मॉक टेस्ट सोल्यूशन। इसमें आपको 100 एमसीक्यू के मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनकी पीडीएफ आपको दी जाएगी, सोल्यूशन दिया जाएगा। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। क्लियर आपको? और स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। हर टॉपिक के स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जिससे आप पूरी तैयारी कर पाए होंगे। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आप इस भर्ती से अपना सिलेक्शन पक्का करके अपने खाते में 40 से 1000 से अधिक सैलरी देखना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से आपका निश्चित रूप से लाभ होगा मात्र 370 रुपए में। क्लियर आपको? परीक्षा तक आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी और व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है? बताइएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है? ए 2 लाख, बी 5 लाख, सी 7 लाख और डी 10 लाख। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है आपका पहले का वो बी है, 5 लाख। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित किलकारी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। मातृ शिशु स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित किलकारी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है आपका वर्ष 2014, बी है वर्ष 2015, सी है वर्ष 2016 और डी ऑप्शन है आपका वर्ष 2017। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित किलकारी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर आपको? वर्ष 2015 में किलकारी योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, नंद घर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? बताइएगा। नंद घर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है आपका आवास और शहरी मंत्रालय और डी ऑप्शन है आपका शिक्षा मंत्रालय। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंद घर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? देखिए, आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे और निरंतर रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी थोड़ा बहुत पीछे रह रहे होंगे। उनकी तैयारी में कोई ना कोई कमी रह जा रही होगी। हो सकता है कुछ परेशानियां रही हो सकता है कुछ लापरवाही रही हो, लेकिन अभी भी मौका है आपके पास पढ़ाई करने का। क्लियर आपको? तो नंद घर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
आवास और शहरी मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? नंद घर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? बताइएगा। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2014 में प्रारंभ हुए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य किस वर्ष तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना था? बताइएगा। दिसंबर 2014 में प्रारंभ हुए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य किस वर्ष तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना था? ए वर्ष 2020, बी वर्ष 2021, सी वर्ष 2022 और डी ऑप्शन है आपका वर्ष 2028। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। दिसंबर 2014 में प्रारंभ हुए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य किस वर्ष तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना था? तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? वर्ष 2020 तक इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न है आपका, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी हैं? बताइए। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी हैं? ऑक्सीटोसिन है, एर्गोमेट्रिन है, या मीसोप्रोस्टोल है, या दुबडिलॉन है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? ए, ऑक्सीटोसिन। क्लियर आपको? ये एक हार्मोन होता है, ये गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? बताइए। प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? ए 4 सप्ताह, बी 6 सप्ताह और सी ऑप्शन है आपका 8 सप्ताह और डी ऑप्शन है आपका 10 सप्ताह। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रसव के बाद के कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? तो छठे का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। क्लियर आपको? 6 सप्ताह। क्लियर आपको? छठे का सही उत्तर क्या है? बी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? बताइए। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है आपका चार्ल्स कूले, बी है गुरविच तथा मूरे और सी है आपका लेपियर और डी है आपका कार्ल मैनहिम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आप जल्दी से बताइए। चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ए, बी, सी, डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? चार्ल्स कूले। तो चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के चेतन और अचेतन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रकार का उल्लेख किया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? ए चेतन और अचेतन, बी सहयोग और संघर्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डी ऑप्शन है आपका सकारात्मक और नकारात्मक। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सहयोग और संघर्ष। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सहयोग और संघर्ष। सहयोग और संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार हैं, से सभी सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुसलमानों में तलाक के किस प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है? बताइएगा। मुसलमानों में तलाक के किस प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है? ए मुबारत, बी खुला, सी इला या डी जीहर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मुसलमानों में तलाक के किस प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, खुला। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है आपका, जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? बताइएगा। जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? घुर्ये, मजूमदार, डी.आर. गाडगिल या कूले? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जाति राजनीति का कैंसर है। तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो है डी.आर. गाडगिल ने कहा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? बी.आर. अंबेडकर ने, एस.सी. दुबे ने, ए.आर. देसाई ने, एम.एन. श्रीनिवास ने? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। क्लियर आपको? किसने कहा है? बी.आर. अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? बताइए। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गिलिन एवं गिलिन, वीवर, गोडार्ड, माइकल कॉलेस्की? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, गोडार्ड। क्लियर आपको? कौन है? गोडार्ड है। इनका पूरा नाम है जे.जी. गोडार्ड। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी। यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया जो आयोजित किया गया था। तो विश्व जनसंख्या सम्मेलन होते हैं, तो आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी, यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया जो आयोजित किया गया था। बेलग्रेड में, आल्मा आटा में, बुखारेस्ट में या काहिरा में? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी। तेरहवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, काहिरा में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? संशोधन अधिनियम है ये। वर्ष 2016 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2018 में या वर्ष 2019 में? बताइएगा। 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? 14वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को पारित करके केंद्र सरकार ने 16 अगस्त 2019 को अधिनियमित कर दिया। ठीक है, इसे लागू कर दिया। अगला प्रश्न है आपका, बाल न्याय अधिनियम 1986 भारत में कब प्रभावी हुआ? अगला प्रश्न है आपका, बाल न्याय अधिनियम 1986 भारत में कब प्रभावी हुआ? 2 अक्टूबर 1986 को, 2 अक्टूबर 1987 को या 2 अक्टूबर 1991 को या 2 अक्टूबर 1993 को? उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल पता होगा। कई बार मैं आपको यह प्रश्न करवा चुका हूं। बाल न्याय अधिनियम 1986 भारत में कब प्रभावी हुआ? तो 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। क्लियर आपको? बी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 1987 को यह प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? जॉन ब्राइट ने, लॉर्ड डाल्सन ने या जे.डी. रोकफेलर ने या हेनरी ड्यूनेंट ने? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। क्लियर आपको?
तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने वर्ष 1863 में की थी। क्लियर आपको? तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है आपको? आज का आपका यही प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, पेरिस में है, लंदन में है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां है? तो 17वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी है। क्लियर आपको? जेनेवा में है। क्लियर आपको? कहां पर है? जेनेवा में है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? ABCD, ABEK या ACEK या ADEK? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, क्योंकि कई बार मैंने इस तरह के प्रश्नों को आपको कराया है। लगभग मैंने पूरे टॉपिक को कवर किया है आपको लगातार बार बार मॉक टेस्ट देकर। अब मैं स्पीड टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की करवाना चाहता हूं, जिससे आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का हो जाए। तो विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 18 का तो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, ADEK। कौन सा? ADEK बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्लियर आपको? ADEK ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? बताइएगा, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? A 1872, B 1881, C 1891 और D है 1901 ईस्वी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? प्रश्न की भाषा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपका उत्तर गलत करा सकती है। ठीक है, इसमें से बहुत से लोग 1872 सही टिक कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि भारत में पहली बार जनगणना जब हुई थी तब 1872 था। क्लियर आपको? लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। तो 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर 1881 में शुरू हुई थी। क्लियर आपको? तो ये किसके काल में शुरू हुई थी आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर आपको? 1881 में क्रमवार जनगणना का आकलन किसके काल में शुरू हुआ था, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है? बताइए, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को, 1931 को, 1941 को या 1951 को? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो 20 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 1921 को कहा जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहां से भी बन सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में है। क्लियर आपको? तो यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर बनाना चाहेगा तो किसी भी हद तक जा सकता है। क्लियर आपको? जैसे आपने लेखपाल के पेपर में देखा होगा, अगर आप लोगों ने दिया है कि पूरे पेपर में सिर्फ योजनाएं पूछ डाली, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल जनसंख्या के प्रश्न पूछ लिए जाएं, या केवल सारी परिभाषाओं के प्रश्न पूछ लिए जाएं, या केवल योजनाओं के प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको हर चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। तो मन को एकदम मजबूत रखिए, जो भी आपको पढ़ाया जाए उसे अच्छे दिल के साथ, सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करिए, उसको तैयार करिए। क्लियर आपको? टीचर कभी नहीं चाहेगा कि आपका नुकसान हो, आपके फायदे के लिए ही, आपको हर सिचुएशन के तैयार होने के लिए ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हर एक चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और सकारात्मक रहिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मक रहना। असफल व्यक्ति में नकारात्मकता कूट कूट कर भरी होती है। वो जहां पर उसे समस्या का निदान मिल रहा होता है, वहां पर वो समस्या में समस्या ढूंढ लेता है ना, निदान में भी समस्या ढूंढ लेता है। तो सकारात्मक व्यक्ति बनिए। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है या मिजोरम है?
बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 21 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, सिक्किम है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। बहुत ही आसान उत्तर होगा। अगर आपने मेरे साथ तैयारी की है तो आपको इसका उत्तर पता होगा। उम्मीद करता हूं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच वालों को पता हो। 1951 से 61 के दशक में, 1961 से 71 के दशक में, या 1971 से 81 के दशक में, या 1981 से 91 के दशक में, बताइए भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही है? 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। इस समय सबसे अधिक वृद्धि दर रही है। क्लियर आपको? 1961 से 1971 के दशक में। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो लिंगानुपात आपसे पूछा है। लिंगानुपात में क्या होता है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है, उनका अनुपात निकाला जाता है। तो 1000 पुरुषों पर क्या 933 स्त्रियां हैं भारत में, या 1000 पुरुषों पर 935 स्त्रियां हैं भारत में, या 1000 पुरुषों पर 941 स्त्रियां हैं भारत में, या 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं भारत में? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो 23 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है। मुख्य सेविका के लिए यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919, 933 या 945 या 972। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 24 का। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 919। क्लियर आपको? 919 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। उपर्युक्त मत किसका है? अगस्त काम्ट का, मैकाइवर एवं पेज का, हर्बर्ट स्पेंसर का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है, उपर्युक्त मत किसका है? अगस्त काम्ट का है, मैकाइवर एवं पेज का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 25 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका पूरा मॉक टेस्ट, जिसमें आपने स्पीड टेस्ट, जिसमें आपने 25 प्रश्न किए। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्नों का स्तर अच्छा लगा होगा और आज का स्पीड टेस्ट करके आनंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुल कितने आपके प्रश्न सही हुए। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका सिलेक्शन सीरीज का स्पीड टेस्ट नंबर 2। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कहीं पर भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया है वीडियो लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का, लेकिन अभी आप कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिद बनाए रखिए अपनी, पढ़ने की, लड़ने की और आगे बढ़ने की। स्वयं से हर दिन आपको आगे बढ़ना है। लड़ाई सिर्फ आपको खुद से करनी है। जिद भी जितनी करनी है वो खुद के लिए करनी है, अपने आप से करनी है। किसी और के जीवन का आपके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया चलती है जैसी वैसे उसको चलने दीजिए, लेकिन आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए जिस पर आपको काम करते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।